Hello everyone, this is Ishu Yadav. Now we are going to complete the cell membrane and other topics in this video. Let's start. Cell membrane. The detailed structure of membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. लिखा हुआ है कि मतलब डिटेल्ड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का हमने कब देखा, जब 50s में माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हो गई। केमिकल स्टडीज़ जो सेल मेम्ब्रेन पे कर रहे थे, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल की जो आरबीसी थी, उससे साइंटिस्ट को पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। पूछा जा सकता है कौन सी सेल्स थी बॉडी की जिन पे मतलब रिसर्च करके, जिन पे एक्सपेरिमेंट्स करके स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चला, तो आप कहेंगे आरबीसी। ये स्टडीज़ हमें बताती हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेनली किसका बना हुआ है, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का बना हुआ है। अभी इस आपको परसेंटेज भी पता चलेगा। मेजर लिपिड जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि बाई लेयर की फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं ना। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। उनका पोलर हेड जो है वो आउटर साइड रहता है। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिक मतलब क्या होता है, जैसे कि फोबिया होना, किसी से डर लगना। तो जो पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो इनसाइड रहेंगे। कहाँ रहेंगे? इनसाइड रहेंगे। और जो पोलर है पानी से, मतलब पानी इज ऑल्सो पोलर, और जो पोलर हेड है वो आउटर साइड रहेगा। इससे पता चलता है कि नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर अनसेचुरेटेड है लिख दिया तो उन्हें गलत हो जाएगा। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो जो प्रोटेक्टेड रहते हैं एक्वस इन्वायरमेंट से, कि जो हाइड्रोफोबिक हैं, नॉन पोलर हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, किसके? सिंगल बॉन्ड वाले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स के अलावा इसमें ना कोलेस्ट्रॉल भी होता है कुछ अमाउंट में। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी होता है। पहले लिपिड पता चला, देन पता चला थोड़ा सा मतलब फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, और फिर पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट भी है। रेशियो प्रोटीन का और लिपिड का वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप्स में, मतलब कांस्टेंट रहता है। हर सेल में लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ह्यूमन्स की जो मेम्ब्रेन है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी पे किया था, 52% उसमें प्रोटीन है और 40% क्या है? लिपिड है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। किस मतलब कितना हमें मतलब कितनी आसानी से हम निकाल पाते हैं प्रोटीन्स से, किसको? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से कितनी आसानी से निकाले जा सकते हैं, उसको दो प्रकार में बांटा गया उस बेस पे। पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पे रहते हैं, जबकि इंटीग्रल या तो टोटली या पार्शली बरीड होती हैं मेम्ब्रेन में। देखेंगे स्ट्रक्चर। लेबलिंग के लिए स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है दैट्स द शुगर, है ना। ये शुगर इसमें दिख रही है, शुगर मार्क की हुई है। ये जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये वाली बाहर जो लग रही हैं, ये वाली जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इस पे जो ऊपर छोटे छोटे आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो शुगर मार्क किए हुए हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ना। ये जो आपको ये लंबे लंबे मार्क किए हुए हैं, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ना। ये मैं दिखाता हूँ। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर हैं। उसके बाद ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये जो मतलब ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन आपने को बताया गया, मतलब कि इसको निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन रखा गया है। और देखेंगे तो ये मार्क किया हुआ है नीचे कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल, ये जो अंदर है, ये वाले जो पार्ट हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है ना। बस मार्क करने के लिए आ सकता है, देख लेंगे एक बार। एन इम्प्रूव्ड मॉडल, कैसा? इम्प्रूव्ड मॉडल जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया? सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। किसने दिया था हमें सेल मेम्ब्रेन का मॉडल? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। इसे हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, वो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को इनेबल करता है ओवरऑल बाइलेयर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब आप ये देखेंगे, ये जो प्रोटीन्स आपको दिख रही हैं इसमें, देखिए ये जो आपको दिख रही हैं, इसमें जो इनका जो नेचर होता है लिपिड्स का, वो ऐसा होता है कि वो प्रोटीन्स जो अगर आप चाहें तो वो अंदर और बाहर जा सकती हैं, है ना। लिपिड का नेचर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये किसी और सब्सटेंस की तो बनी नहीं है, ये लिपिड्स की बनी हुई हैं।
तो इनके लिपिड का नेचर ऐसा होता है जो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होने देता है, मतलब प्रोटीन यहाँ से आ जा सकती हैं, है ना, यहाँ से प्रोटीन आ जा सकती हैं, इस तरह का नेचर लिपिड का होता है ओवरऑल बाइलेयर में, यानी कि दोनों तरफ से आ जा सकती हैं। क्या आ सकती हैं? प्रोटीन्स आ सकती हैं, ऐसा नेचर होता है लिपिड का। तो इस मॉडल में ये बताया गया था। ये जो एबिलिटी होती है मूव करने की मेम्ब्रेन में, किसकी? प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन ही तो ओवरऑल विद इन बाइलेयर में मूव कर रही थी, उसको फ्लूइडिटी की तरह हम लोग मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ फ्लूइडिटी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्या है? द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। फ्लूइड नेचर से और क्या पॉसिबल है? सेल ग्रोथ पॉसिबल है, इंटरसेलुलर जंक्शंस पॉसिबल हैं, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न। ये आपको याद रखना होगा कि अगर फ्लूइड नेचर नहीं होता तो कौन सा फंक्शन सेल परफॉर्म नहीं कर पाती? ग्रोथ है, इंटरसेलुलर जंक्शंस का बनना, सीक्रेशन करना, एंडोसाइटोसिस करना, सेल डिवीज़न करना। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ऑफ कोर्स यार, मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। सेलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसा नहीं है कि ऑटो परमिएबल है, कोई भी आ जा सकता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, बहुत सारे मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी के जा सकते हैं, उन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, वो प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वाटर भी चला जाता है इस मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपका वाटर का जो है डिफ्यूजन भी हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भी जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी चले जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू भी चला जाता है। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते। अब क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल क्यों नहीं पास कर सकते? पोलर हेड आउटसाइड ही था, अंदर तो नॉन पोलर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए लिपिड की बाइलेयर है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स पोलर वाले पास नहीं कर पाते, क्योंकि ये नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन टू मेम्ब्रेन टू facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient. कुछ आयंस जो होते हैं ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाना पड़ता है, तो उन्हें लो से हाई कंसंट्रेशन जाना है। इसके लिए आपको एनर्जी लगेगी यार, लो से हाई कहीं भी जाओगे तो ATP लगेगा, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? सेल वॉल। सेल वॉल, एज यू मे रिकॉल, a non-living rigid structure called a cell wall forms an outer covering of for the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी, जैसे कि प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप्स टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। है ना, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि सेल केवल ऐसा नहीं है कि उसको शेप प्रोवाइड कर रहा है और उसको केवल मैकेनिकल डैमेज से बचा रहा है। सेल वॉल जो होती है आउटर कवरिंग, वो एक तो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होती है, यानी कि अंदर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो बाहर सेल वॉल है। अब ये सेल इन्वायरमेंट से बचा रही है ना, मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन से बचा रही है, और शेप दे रही है कि सेल ऐसी होगी। सेल तो कैसी भी हो सकती है, और इसके अलावा ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस में हेल्प करती है। मतलब ये अगर दूसरी सेल है तो इससे इंटरेक्शन किसका होगा? सेल का ही होगा, सेल वॉल का होगा, है ना। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में, और अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको बताया, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना, प्रोटीन्स होती हैं, और जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, अनडिजायरेबल जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ये सारे तो मैक्रो मॉलिक्यूल थे। जो अनडिजायरेबल होते हैं उनसे कौन बचाता है? सेल वॉल, उन्हें अंदर नहीं आने देती। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि और प्लांट्स में उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो एल्गी की अलग से याद रखेंगे, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की भी और में हो सकती है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट कॉल्ड प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी वॉल होगी वो तो ग्रोथ करेगी, जिसकी ग्रेजुअली जो कि डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो ग्रेजुअली क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर टुवार्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। मतलब अगर ये बाहर मेम्ब्रेन है, ये बाहर मेम्ब्रेन है, अगर जो सेकेंडरी होगी वो ऐसा नहीं है कि इसके आउटर बनेगी, इसके अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ,
अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था आपका, तो इसके साइड यानी कि ये वाली जो है वो सेकेंडरी है और ये वाली आपकी प्राइमरी थी, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि यंग प्लांट की जो प्राइमरी वॉल होती है वो कैपेबल होती है ग्रोथ की, जो कि बाद में ग्रो करना बंद कर देती है, उसकी ग्रोथ की कैपेबिलिटी डिमिनिश हो जाती है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो इनसाइड बनती है टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अब जो मिडिल लैमेला होता है, दो सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला होता है ना, आपको पता होगा। मिडिल लैमेला इज लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेड विच होल्ड्स द ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सेल वॉल और मिडिल लैमेला वो प्लाज्मोडेस्मेटा से ट्रांसफर्स हो सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब क्या है कि ये तो हो गई आपकी सेल वॉल, हो गई आपकी सेल वॉल्स के बीच में जो है बैरियर हो गया, है ना, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए मिडिल लैमेला हो गई। लेकिन क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन दिखते हैं आपको। अब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कैसे, ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि आपके दो सेलों को, जैसे कि ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। दैट्स द थिंग, दो सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं ये, है ना, तो ये होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये था आपका सेल वॉल। अब नेक्स्ट क्या है आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो व्हाट इज दिस? व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सारे जितने भी सेल्स के ऑर्गन मतलब पार्ट हैं, सेल के ऑर्गन कैसे हो सकते हैं, सेल के जो पार्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग हैं, लेकिन बहुत सारे एक ही मतलब एक सिस्टम बनाते हैं मिलके, मतलब, और वो लगभग एक ही उनका क्या होता है, मोटिव होता है। वो सब किसके अंदर आते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम उनका जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सारे जो जितने भी आपको दिखते हैं वो जितने ऑर्गेनल्स, उन सब का मिला के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, ER GB लाइसोसोम वैक्यूल, ये सारे इसमें आते हैं। ER GB GC मतलब गोल्जी बॉडी जो है, लाइसोसोम वैक्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम इसमें नहीं आते, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ईजी है स्ट्रक्चर, इसमें कुछ हैवी नहीं इतना, है ना, कुछ खास आप देख पा रहे होंगे कि जो जहाँ पर आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं वो RER है ना, जहाँ पर आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस इन्होंने किया हुआ है मार्क, और ये न्यूक्लियर पोर है ना, ये न्यूक्लियस यहाँ पर मार्क किया है, बिल्कुल सही मार्क किया है इन्होंने, है ना। तो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर पोर है, ये भी पोर ही होगा, ये वाला जो है ये भी पोर है ना, और ये आपके राइबोसोम मार्क किए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या मार्क किया है, स्मूथ RER मार्क की हुई है। यहाँ पर आपको राइबोसोम्स नहीं दिख रहे, स्मूथ RER है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पढ़ते हैं, उसमें स्मूथ और रफ दोनों आ जाएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल ने ये हमें बताया कि नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, अब रेटिकुलम बोल रहे हैं नेटवर्क का, तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करें, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कुछ नहीं याद करना है इसमें, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, लार्ज नहीं है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ER डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलरली ही वो क्या करता है, सेल के अंदर ही 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। मतलब ये देखो अंदर की साइड जो डिवाइडेड है, ये अंदर की साइड जो डिवाइडेड है ना, इसे क्या कहेंगे, ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड ER डिवाइडेड है, ये ER के इनसाइड डिवाइडेड है ना, तो इसको कहेंगे ल्यूमिनल। और जो बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ डिवाइडेड रख रहा है साइटोप्लाज्म को और इसको डिवाइड करता है, ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ER जो डिवाइड होता है इंट्रासेलुलर ही 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, किसमें, एक ल्यूमिनल जो कि इनसाइड ER है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि आउटसाइड है। ER पे हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, ER पे आपको जो मोस्टली क्या दिखेंगे, राइबोसोम्स दिखेंगे उसके आउटर सरफेस पे, और जो ER राइबोसोम्स को रखती हैं उन्हें RER कहते हैं, जबकि जिन पे नहीं दिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, वो स्मूथ दिखते हैं उनको, अच्छा, जिन पे होते हैं राइबोसोम्स उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पे नहीं होते हैं राइबोसोम्स उसको स्मूथ RER कहते हैं। अब RER का मतलब काम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स का काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, और वो एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे अगर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है तो इसके आउटर सरफेस से आपकी क्या होंगी,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कंटिन्यूस होती हैं, है ना, इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई बार पूछा गया है, लिपिड की सिंथेसिस करता है और लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की भी करता है। लिपिड की करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी की सिंथेसाइज नहीं करेगा, लिपिड की करेगा और लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स की करेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब व्हाट द नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कैमिलो गोल्जी 1898, डेंसली स्टेंड है, लाइटली स्टेंड नहीं है, हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे। डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, इन्हें गोल्जी बॉडी कहा गया। गोल्जी बॉडी नाम क्यों रखा गया? साइंटिस्ट का नाम ही था कैमिलो गोल्जी। कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और स्टर्नी, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। आपका आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर था डायमीटर और इनका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे से और सिस्टर्नी का नंबर जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। गोल्जी सिस्टर्नी और कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं, एक ही सेंटर मतलब है, नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्केव सिस और फॉर्मिंग कॉन्केव सिस फॉर्मिंग कॉन्केव ट्रांस मैच्योरिंग, है ना। तो कॉन्वेक्स वाले में आपका सिस आ रहा था और कॉन्केव वाले में ट्रांस आ रहा है, तो सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। डायग्राम देख सकते हो, मतलब यहाँ पर कॉन्वेक्स है, ये साइड कॉन्वेक्स होती है, तो ये तो फॉर्मिंग है ना, ये न्यूक्लियस है जैसे। तो यहाँ पे अभी क्या होगा आपको पता है, लाइसोसोम क्या करेंगे, पैकेजिंग करते हैं, तो वो इसको गोल्जी एपरेटस को देते हैं, वो और पार्ट्स को देती है सेल के। तो ये वाला जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग कहते हैं। और जो ये वाला साइड होता है उसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग। क्या कहते हैं, ये कॉनकेव है या ट्रांस है या मैच्योरिंग। गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, वो मतलब मटेरियल्स को पैकेज करके और डिलीवर करती है इंट्रा सेलुलर में टारगेट्स पे, या फिर बाहर सेल के, या तो सेल के अंदर ही ले जाएगी पार्टिकल्स को पैकेज करके मटेरियल को। मटेरियल जो भी पैकेज होना हो, मतलब पैकेज होना होता है वेसिकल की फॉर्म में ईआर से फ्यूज़ करता है, सिस फॉर्म से फ्यूज़ करता है, किस फॉर्म से, सिस से करता है, सिस को ही कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस के और मूव करता है मैच्योरिंग फेस की तरफ, यहाँ मूव करेगा मैच्योरिंग फेस की तरफ, है ना, इसकी तरफ मूव करेगा। दिस एक्सप्लेन वाइल द गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्यों पास रहती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं राइबोसोम्स द्वारा बनाई जाती हैं ईआर पे, वो मॉडिफाइड होती हैं सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस में, मॉडिफाई भी होती हैं, उसके बाद रिलीज़ भी करता है ये ट्रांस फेस से। ये वाला जो इसका ट्रांस फेस है इससे ये रिलीज़ भी करता है इसको। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, गोल्जी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर ये आ जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ओके, देन लाइसोसोम, lysosomes, these are membrane bound vesicular structure found by the process of packaging in the Golgi apparatus। अब गोल्जी एपरेटस के अंदर आपने देखा था क्या हो रहा था, पैकेजिंग हो रही थी, मॉडिफायर हो रहा था मटेरियल। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैकेजिंग से बनते हैं, गोल्जी एपरेटस में बनते हैं। पैकेजिंग से बनते हैं, कहाँ बनते हैं, गोल्जी एपरेटस में बनते हैं। दे आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन, सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में बहुत रिच होता है, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेज। लाइपेज, प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेज में कैसा होता है, रिच होता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, किस पीएच पे, बेसिक पे नहीं, एसिडिक पे, ये भी पूछा जा चुका है। दीज एंजाइम्स आर एसिडिक पीएच वाला पॉइंट, दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। भाई छोड़ नहीं रहा है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, गोल्जी एपरेटस में बनता है। लाइसोसोमल वैक्यूल्स आपके रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, कार्बोहाइड्रेज, है ना, प्रोटीज, लाइपेज में, और इन तीनों को ही क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, सबको डाइजेस्ट करने की दम रखता है। एसिडिक पीएच में क्या होता है आपका, एक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स, वैक्यूल मेम्ब्रेनस बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। ये क्या है, वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रखता है। ये सबसे बड़ा पार्ट सेल मतलब सेल वॉल में कह रहा हूँ, प्लांट सेल में ज़्यादातर जो है ये वैक्यूल लेता है, एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है। और इसमें वो पार्ट होते हैं जो यूज़फुल नहीं है सेल के लिए बिल्कुल भी। वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, 90% ऑफ द वॉल्यूम कौन कर ये करता है, यही इसी रखता है, यूज़फुल नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब क्या है कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट होती है उससे बाउंड होता है, पर ना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, आगे देखना। इन प्लांट सेल वैक्यूल 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब अगर इतनी बड़ी सेल है तो उसमें वैक्यूल जो है वो इतना बड़ा होगा और ही बड़ा होगा, मतलब, है ना। 90% का ये
जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल कवर करता है। टोनोप्लास्ट क्या करती है, आयंस का कराती है मूवमेंट और अदर मटेरियल का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देख रहे हो कितनी बड़ी जड़ी जरूरत बात लिखी हुई, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हाई होगी कंसंट्रेशन है ना वैक्यूल में, तब भी करा रहा है ये से अंदर ट्रांसपोर्ट भाई, है ना, ये इसकी पावर है टोनोप्लास्ट की। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वैक्यूल में। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट हैं, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग फूड मटेरियल। नेक्स्ट इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जब तक उनको स्टेन नहीं करोगे। डेंसली स्टेन्ड था गोल्जी अपरेटस, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी कैसा होता है, स्पेसिफिकली, जब तक स्टेन नहीं करोगे तब तक वो विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप में। अगर स्टेन नहीं किया तो माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जब तक स्पेसिफिकली स्टेन ना करें नहीं दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब पर सेल वेरिएबल होता है, किस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, यार कैसी तुम्हारी सेल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कितना जल्दी उसको बनाना है, एनर्जी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ द साइज, शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। ऐसा नहीं है सब में उतने ही साइज़ के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड। टिपिकली ये कैसे होते हैं, सॉसेज शेप्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 1, एवरेज 0.5, वेरी इजी है। लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। और जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये है और क्लोरोप्लास्ट है, और इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, तो विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है, अभी डायग्राम देखेंगे, वो डिस्टिंक्टली 2 एक्वस कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर देता है। आउटर कंपार्टमेंट जो होता है और जो इनर कंपार्टमेंट होते हैं, इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जो अंदर भरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, भाई आउटर है तो लिमिटिंग बाउंड्री होगी। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। एंड क्रिस्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, है ना, ये मैट्रिक्स की तरफ है और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। अभी क्या क्या करना है सरफेस एरिया इंक्रीज करके, अभी देखना। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। एक ही नहीं होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं एसोसिएटेड दोनों मेम्ब्रेन से अलग अलग। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ETS होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने रेस्पिरेशन प्लांट्स में पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में ही क्या होते हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं सिस्टम के, है ना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे के सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही पूरा वहीं होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, हैज दे आर कॉल्ड पावर हाउस। अब ये ATP कैसे बनाते हैं आप लोग पढ़ेंगे आगे। मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर DNA है ना, एक तो ओपन मतलब स्ट्रैंड, ओपन स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल है, सर्कुलर है ना, और डबल नहीं है, सिंगल सर्कुलर है। फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स 70S एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करता है, समझ गए। तो राइबोसोम की तरह ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस कर लेंगे, क्योंकि उनके पास RNA मॉलिक्यूल हैं, DNA मॉलिक्यूल हैं, है ना, तो और जितने कंपोनेंट्स हैं ये सब हैं उसके पास प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये सेमी ऑटोनोमस हो गया ना ऑर्गेनेल। और ये डिवाइड किसके थ्रू करता है, फिजन के थ्रू करता है। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्लास्टेड्स। प्लास्टेड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। आपको पता है यूग्लिनॉइड्स आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो आपका हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और ऑटोट्रॉफिक भी होता है। जब खाना उसे दूसरों से नहीं मिलता तो वो खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए प्लास्टिड्स होते हैं। इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या है, लार्ज हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह आपको स्टेन नहीं करना देखने के लिए। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द पिगमेंट। कलर के पिगमेंट के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कलर के बेस पे नहीं किया जा रहा है, पिगमेंट के बेस पे किया जा रहा है ना। तो हो सकता है रॉन्ग स्टेटमेंट में कलर के बेस पे दे दे तो आप रॉन्ग मार्क करके आओगे। पिगमेंट के बेस पे हम इसको तीनों पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस कराते हैं। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़रूरी है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं।
क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल दे देगा गलत हो जाएगा। फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल होते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, है ना। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं, वो ग्रीन देता है क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, है ना, इनमें भाई कोई कलर नहीं है। ऑफ वेराइड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट जरूर होता है इसमें। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को, और अल्यूरोप्लास्ट होगा वो प्रोटीन को स्टोर करेगा, है ना। अल्यूरोप्लास्ट आपका प्रोटीन को स्टोर करता है। ये डायग्राम देखिए आप, दैट्स द डायग्राम। अच्छा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम नहीं देखा, लेट्स सी इट। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर, और ये क्रिस्टी है। इनर फोल्डिंग मेम्ब्रेन की जो, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स हैं ये है क्रिस्टी, ठीक है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच दिख रहा है आपको जगह, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का है, आउटर मेम्ब्रेन है, आपको दिख रही है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है ना, दैट्स द इनर मेम्ब्रेन। और क्या है, ग्रेनम है, थाइलाकॉइड है। ये जो थाइलाकॉइड मतलब एक जो है उसे थाइलाकॉइड, अब ये कटा हुआ है तो आप याद रखेंगे, पूरा है उसे ग्रेना कह रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रोमा लैमेली होती हैं जो ग्रेना को कनेक्ट करती हैं, एक ग्रेन मतलब ग्रेनम को कनेक्ट करती हैं, तो ग्रेनम है उनको कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। ये देखो, ये सारी स्ट्रोमा लैमेली हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट में होते हैं, ग्रीन प्लांट के, वो मीजोफिल सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं, मीजोफिल सेल में। अब ये कैसे हो सकते हैं, लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉर्ड, इवन रिबन लाइक हो सकते हैं। शेप याद इतनी नहीं करनी होती, बस थोड़ा सा देख लो, लेंस, ओवल, डिस्कॉर्ड, इवन रिबन लाइक। इनकी लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। इनका नंबर 1 भी हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, और 20 से 40 भी हो सकता है जैसे कि मीजोफिल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। क्वेश्चन पूछा जाता है 24 में पूछा गया है शायद, कि कौन सी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, तो आप कहेंगे इनर वाली लेस परमिएबल होती है, ठीक है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन से जो एरिया आपको दिख रहा है ना कवर्ड, वो स्ट्रोमा कहलाता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेटेंड मेम्ब्रेनस सैक, जिसे हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड जब स्टैक की फॉर्म में सिक्कों की तरह पाइल्स ऑफ कॉइन में लग जाते हैं तो ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना, मैंने आपको बताया। ऑफ द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, या और द इनको इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ग्रेनास को कनेक्ट करती हैं, इसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, है ना। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स इंक्लोज अ स्पेस, जिसे ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन में ही क्या होता है, आपकी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है, आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे ETS वगैरह चलती है इसके अंदर। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स होते हैं जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं, ये भी सेमी ऑटोनोमस है। स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। अब देखो, आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA था, यहाँ पर स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA, RNA भी था उसमें, एंड राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट, दोनों में 70s हैं, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल, है ना। कैसे पार्टिकल, डेंस पार्टिकल हैं, जॉर्ज पैलेट ने देखा था 1953 में। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये किससे बने होते हैं, RNA और प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। द यूकैरियोटिक आर 80s वाइल द प्रोकैरियोटिक आर 70s। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, लार्जर और स्मॉलर। जो 2 सब यूनिट आपको दिख रही हैं 80s में, वो 60s और 40s होती है, मिलकर 100 हो रहा है, लेकिन वो 80s राइबोसोम होती है। वाइल दैट 70s वाले की क्या होती हैं, 50 और 30s होती हैं, ये मिलकर 80, लेकिन ये 70s हो रहा है। याद रखेंगे 60-40 से 80 और 50-30 से 70। एस का मतलब है स्यूडोगस यूनिट,
कौन से, स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए स्टैंड करती है। डायरेक्टली ये किसका मेजर करती है, डेंसिटी एंड साइज, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी और साइज को, स्वेडबर्ग्स यूनिट डेंसिटी साइज को मेजर करती है, दोनों दो दो सब यूनिट के बने होते हैं। थैंक यू।